अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं 2.13, 14 एंड 15। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और जैसे कि 2.13 है, 2.12 में भी हमने टॉर्क कैलकुलेट करना था, 2.13 में भी हमने टॉर्क ही कैलकुलेट करना है। जैसे कि कल हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखा, डिटर्मिनेंट मेथड से कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट हैंड रूल कैसे यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को देखने के लिए। आज भी हमारे पास जो टॉपिक है 2.13 न्यूमेरिकल, इसमें हमारे पास लेकिन एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिवट पॉइंट को चेंज किया गया है। फर्स्ट टाइम आपके पास पिवट पॉइंट ओरिजिन था, सेकंड टाइम पिवट पॉइंट को चेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट को देखना है। पेज नंबर आपके पास 46 है और न्यूमेरिकल 2.13। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ आई माइनस 2j। किसी भी पॉइंट पे फोर्स लग रही है जो कि आपके पास है आई माइनस 2j। ये मेरे पास कोई पॉइंट P है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गिवन है आई माइनस 2j। ये कोई पॉइंट है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद क्या बताया गया, पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज। किसी ऐसे पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है। वो पोजीशन वेक्टर उसको हम r1 का नाम दे देते हैं। हमारे पास है -j + k। ये हमारे पास इसका पोजीशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है r, इसको r1 कह लें। ये हमारे पास गिवन है -j + k, -j + k। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या नाम देते हैं हम, टॉर्क का अबाउट द ओरिजिन। कि आप इस पॉइंट को, जिसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं, इस पॉइंट को आप पिवट पॉइंट माने और यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे फोर्स लगाई जा रही है। आपने बॉडी को रोटेट ऐसे करवाना है इस पॉइंट के गिर्द। ये हमारा पिवट पॉइंट है और हमें पता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहा जाता है। और हमारे पास जो टॉर्क होता है वो एक्चुअली क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म इनटू अप्लाइड फोर्स। आर और एफ के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। हमें फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ जो कि जिसके यहाँ पे ए गिवन है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन का मतलब आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि अबाउट द ओरिजिन मीन के पिवट पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है वो हमारे पास ओ है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, डेट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। हमने इसको नाम दिया है आर एफ का। कल की तरह अगेन जैसे कि हमने न्यूमेरिकल 2.12 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, इसमें भी वैसे ही हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट मेथड, ये आ गया हमारे पास i, ये हमारे पास आ गया j और ये हमारे पास आ गया k। सबसे पहले r की वैल्यू लिखते हैं। इसमें i की कोई वैल्यू नहीं है तो i की जगह 0 आ जाएगा। सेकेंड वन, j की जगह क्या लिखा, -j, इसका मतलब -1 आ गया। k की जगह आ गया आपके पास +1। अब अगर बात करते हैं f की, और क्रॉस f है, i की जगह 1 आ गया, j की जगह -2 आ गया और k की किसी किस्म की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो इसकी जगह 0 आ गया। दोबारा फिर बेटा वही सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे हम लोग कि हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कल भी ये बात बताई थी कि आपने प्लस माइनस प्लस ये सीरीज को याद रखना है। सबसे पहले i को सिलेक्ट किया, जैसे जिसको सिलेक्ट करते हैं उसके सामने वाले एलिमेंट्स, उसके बिलो सारे एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे। ये भी गए और ये भी गए, सिर्फ ये वाला बचता है -1 1 -2 0। सेकेंड वन -j आएगा, प्लस माइनस प्लस, इसलिए सेकेंड क्या आएगा माइनस। अब ये वाला कॉलम और ये रो, ये तो गए हो गए क्लियर। ये हमारे पास आ गया 0 1 1 0 0 1 1 0। उसके बाद आपके पास आ गया +k। ये देखिए, एक जो देखो i j k सिलेक्ट करते हुए रो ने तो इग्नोर होना ही है, लेकिन जो भी
यूनिट वेक्टर सिलेक्ट करोगे उसके बिलो उस पूरे कॉलम को भी हमें इग्नोर करना है रो के साथ साथ। के तो रो तो कैंसिल होना ही है, लेकिन हमारे पास ये भी हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 -1 0 -1 1 -2। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स गिवन हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा और साथ दूसरे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 1 को -1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास हमेशा 0 ही आता है। माइनस फार्मूले का आया तो -2 × 1 माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया 0 + 2i। यहाँ पे माइनस जी 0 × 0 0 -1 आ गया। 1 × 1 1 प्लस के यूनिट वेक्टर हम क्रॉस कर रहे हैं बेटा R1 और F का। जो भी आंसर आएगा वो हमारा टॉर्क 1 होगा, जो कि हमें फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करें या फर्स्ट केस को अगर हम डील करें तो हमारे पास ये आ जाता है 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का। 1 × -1 और माइनस इंटू माइनस अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1 आ गया। 0 में 2 ऐड करें तो क्या आएगा 2i माइनस इंटू माइनस, 0 के साथ 0 हो जाएगा लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस j और प्लस k यूनिट वेक्टर। आपका आंसर भी क्या है 2i + j + k। ये हमने निकाल लिया टॉर्क इन द केस ऑफ A। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया जहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है हमारे पास। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में मेरा बेटा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे उसने बताया उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 गिवन है -j + k। अब बेटा अगर आप गौर करो -j + k आपके पास यूनिट पोजीशन वेक्टर गिवन है, फोर्स गिवन है, तो सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। पिवट पॉइंट आपने ओरिजिन को माना हुआ है, R क्रॉस F किया तो सिंपली कल की तरह हमारे पास आंसर आ गया 2i + j + k। अभी हमने इसका किया है केस A। अब बात करते हैं B की। B में भी क्या पूछा गया है टॉर्क, लेकिन वो कहता है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज। अब ने जो पिवट पॉइंट जिसके अबाउट आपने इस बॉडी को रोटेट करवाना है वो पॉइंट गिवन है। लाइक अब ओरिजिन पॉइंट आपका पिवट पॉइंट नहीं होगा सेकंड केस में, जहां पे दूसरी दफा आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। पिवट पॉइंट को चेंज करके क्या बता दिया गया आपके पास i + k। तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हेड टू टेल रूल आपको याद होना चाहिए कि हेड टू टेल रूल में हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते थे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ पिवट पॉइंट चेंज हो रहा है। तो मैं ये फर्स्ट वाला इसका सॉल्यूशन रेज कर रहा हूं। सेकंड बी का हम करते हैं। अब सेकंड में बेटा एक ही चीज आप लोगों को रिमाइंड रखनी है कि आपका वो पिवट पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस पिवट पॉइंट को चेंज किया गया है। तो दोबारा फिर आपको क्या करना है टॉर्क कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो अपनी जगह पे रहेगा, एक दूसरा पॉइंट दे दिया गया। वो दूसरा पॉइंट क्या आपके पास R, उस दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R2 का। ये पॉइंट क्या आपके पास R2 पॉइंट आपके पास आ रहा है i + k यूनिट वेक्टर। i + k यूनिट वेक्टर। अब ये पिवट पॉइंट है, इसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है। ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं मोमेंट आर्म, जो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है। अब ये R, ये देखिए इसका पोजीशन वेक्टर था R2, लेकिन उस वक्त जब फर्स्ट केस में बात की तो पिवट पॉइंट था O। अब वो कह रहे हैं नहीं आप इस पॉइंट के गिर्द बॉडी को रोटेट करवाएं, तो मेरा जो पिवट पॉइंट बन रहा है अब वो ये वाला पॉइंट बन रहा है, मुझे इसके गिर्द बॉडी को रोटेट करवाना है। यहां पे ऐसे तो इसके गिर्द जब बॉडी रोटेट करेगी इस पॉइंट के गिर्द, तो मुझे यहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या करना होगा, देखना होगा वो कितना आ रहा है। वो हमारे पास नहीं गिवन, वो डिस्टेंस R के इक्वल आ रहा है।
कि ये पोजीशन वेक्टर फर्स्ट वेक्टर था, ये हमारे पास अगर सेकंड वेक्टर हो जाए तो रिजल्टेंट हमारे फिर पास क्या बनता है R1, जैसे कि हम सारी एग्जांपल्स में बड़े अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं जी। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मिला हुआ है टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर से, तो इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास ये रिजल्टेंट आ रहा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी कि अगर R2 वेक्टर में आप R ऐड कर रहे हैं तो आपके पास बन रहा है R1, बट वी हैव टू कैलकुलेट R2 और R1 की वैल्यू हमारे पास है, तो R2 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो R पोजीशन वेक्टर हमारे पास इक्वल आएगा R1 माइनस R2 के इक्वल। R हमारे पास आ गया R1 माइनस R2। तो सबसे पहले हम R कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर A का। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप या A में आप अपनी वैल्यूज पुट कर लें, दरमियान में हम थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं। R1 देखिए आपके पास क्या है माइनस जे प्लस के, दरमियान में जो साइन आ रहा है बेटा आपके पास वो आ रहा है माइनस का, तो आपने यहां पे माइनस लगा लिया। उसके बाद R2 की वैल्यू देखें तो आ रही है आपके पास I प्लस के। अब ये देखिए सेकंड में J है ही नहीं, तो J है ही नहीं, तो J को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर अगेन माइनस J ही रहेगा। सेकंड वन आ गया आपके पास प्लस के माइनस के, प्लस के माइनस के, तो प्लस के में से माइनस के को सब्ट्रैक्ट करें अगेन तो आपके पास आंसर क्या आता है R2 माइनस R1 आप लोग कर रहे हैं, आपके पास है I प्लस के और J प्लस के। अब ये देखें जी, अगर उसको भी 0 कंसिडर करें तो 0 ही आएगा। के माइनस के को माइनस के में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ पे एक और एलिमेंट भी है, जिस तरह ये माइनस जे अकेला था इसके साथ यहाँ पे माइनस जे नहीं था, और यहाँ पे अब क्या आ रहा है हमारे पास माइनस आई। माइनस जे को माइनस आई से तो मैं कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनस जे को मैं जे वाले फैक्टर से कर सकता हूँ, तो वो है नहीं था तो मैंने उसको 0 कंसिडर किया, तो मेरे पास एज इट माइनस जे आ गया। फिर प्लस के को जब सब्ट्रैक्ट किया गया माइनस के, तो आंसर आया आपके पास 0। अगेन वहाँ पे एक एलिमेंट बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई नहीं है तो बच गया माइनस आई। तो हमारे पास जो बच गया R वो सिंपली आ गया माइनस जे माइनस आई। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है बेटा, ये तो आपको आनी चाहिए। ये हमारे पास हो गया R। अब R इज द मोमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी मेरे पास गिवन है, और सिंपली हमें अगेन क्या करनी होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वी नो वेरी वेल टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। जी सबसे पहले अगेन हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर रहे हैं, I J और K यूनिट वेक्टर। सबसे पहले R की वैल्यू देखिए, I में तो है ही नहीं तो I की जगह आ जाएगा 0, J है -1 और K भी माइनस I माइनस J है हमारे पास, I की वैल्यू है K की नहीं है। इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, -I माइनस J, यहाँ से भी ये यहाँ आ गया -1 और 0। अब बात करते हैं F की, वो है हमारे पास I माइनस 2J, मीन के 1 और -2, 1 और -2, K नहीं है तो K की जगह आपके पास आ जाएगा 0। अब देखते हैं कि टॉर्क का क्या आंसर आता है आपके पास। अगर मैं I को सिलेक्ट करूं तो ये देखें I को जब सिलेक्ट किया तो ये रो ने तो इग्नोर होना, इसके नीचे वाले दो एलिमेंट्स भी इग्नोर हुए, तो क्या आया -1 0 -2 0 प्लस, अब J क्या आ जाएगा -J। ये देखिए इसके नीचे वाले एलिमेंट्स और ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स सारे क्या हो गए इग्नोर। अब क्या आया -1 0 1 0। सेकंड को चूज करेंगे तो ये दोनों नहीं आएंगे इसके नीचे वाले, और ये ऊपर वाली रो तो इग्नोर होनी है, तो बचा -1 0 और 1 0, जैसे कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया। समय मेथड बिल्कुल हम सेम अडॉप्ट कर रहे हैं। K की जगह देखें, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी इग्नोर, सामने वाले भी, तो क्या बचा -1 -1 -1 -1 1 -2।
अब सिंपल हम देख लेते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस दूसरी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखिए 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर इन सिंपली आपके पास 0 ही आएगा। तो I के दरमियान यहाँ पे आ गया 0। अगेन यहाँ पे दोनों तरफ फिर 0 आ रहा है, तो फिर इन दोनों को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करके देख लें क्रॉस में, तो ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे k यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आता है। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2, माइनस फार्मूले का आया 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, +1। अब देखिए I को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा आपका 0 ही आएगा। यहाँ पे अगेन आपके पास ये 0 आ गया। J को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन आंसर आपके पास 0 आ गया। अब यहाँ पे आ गया आपके पास k यूनिट वेक्टर 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 1, तो ये आपके पास आ गया। 2 + 1 क्या होता है 3k यूनिट वेक्टर। अगर आप अपने आंसर पे नज़र दौड़ाओ तो आपका जो टॉर्क सेकंड केस बी में कैलकुलेट किया गया है वो भी आपके पास बेटा क्या आ रहा है 3k यूनिट वेक्टर। ये था हमारा न्यूमेरिकल 2.13, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, बट स्टेटमेंट सबसे पहले समझना जरूरी होगी, और उससे नेक्स्ट भी बहुत आसान है। हम इसको जरा रेस कर देते हैं। और 2.14, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसका सिर्फ मैं आपको मेथड बता देता हूं, सॉल्व आप लोगों ने खुद ही करना होगा। 2.13 हो गया हमारा। अब हम करते हैं 2.14, इसको मैं रेस कर देता हूं। 2.14, यहाँ पे दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। एक दफ़ा दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ली गई है और एक दफ़ा दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ली गई है। .14 पेज नंबर 46, A.B। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, चैप्टर नंबर 3 आपका मैथमेटिक्स का, उसमें भी आप डिटर्मिनेशन इसी मेथड से ही सॉल्व करते हो। 2.14, अब देखिए इस स्टेटमेंट में किसी किस्म की कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बताएगी कि आप सपोज कर लें कि आपके पास A and B आर टू वेक्टर्स। ओके सबसे पहले हम इनके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है डॉट का, तो पहले डॉट ले लेते हैं। द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज, क्या होती है बेटा ये AB cos थीटा, AB cos थीटा। और इन्होंने कहा इस डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 6। एक ये इक्वेशन बना ले हम लेते हैं। दूसरा जी, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू सेम वेक्टर, एक क्रॉस B का अगर लिखा जाए तो ये आता है AB sin थीटा n इज इक्वल टू 3। तो हमसे जो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए जो हमसे पूछी गई है वो है जी आप बताएं कि कितना एंगल बना रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन इस तरह आ जाए, इन जनरली आपको एक सोल्यूशन बताने लगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज होती तो आप क्या करते, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में ये चीज़ ये बात पता होगी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पे भी इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 का 1 का नाम दे दूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2, अगर आप 2 को 1 पे डिवाइड कर देते हो तो आपके पास इक्वेशन में टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड करें, यहाँ से AB साइन थीटा डिवाइडेड बाय AB cos थीटा इज इक्वल टू 3/6। इसके सामने इसकी वैल्यू और इसके सामने इसकी वैल्यू आ गई। तो AB दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट।
साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास टेजेंट थीटा के। तो अगेन हम यही चीज दोबारा फिर लिख लेते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6 जी। 3/6 अगर आप इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1/2। 1/2 को हम क्या मान दें 0.5। साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो गया टेजेंट थीटा, ये आ गया आपके पास 1/2 और 0.5। इन सिंपली अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना हो तो आप इसका लेते हैं टेजेंट इनवर्स 1/2, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 30 डिग्री। ये तो जनरल इसके लिए था, आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में आ जाए, दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो, एंगल कैलकुलेट करना हो और वैल्यूज ना गिवन हो, तो हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करके साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा के रिलेशन से हम इसका फार्मूला या इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 2.14, इसके ऊपर वैसे भी लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखने में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल लग रहा है लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं। अगर आपको लास्ट वाली एग्जांपल्स कुछ याद हैं, उन्हीं एग्जांपल से रेलिवेंट ये न्यूमेरिकल है जिसमें आपने टेंशन कैलकुलेट की थी और टेंशन को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। 2.15 बात करते हैं 2.15 की। 2.15 जैसे कि आपको बता दिया गया बेटा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जाए तो डायरेक्शन सिर्फ हमें ये चीज़ बता दी कि किस डायरेक्शन में होगा, तो 30 डिग्री से आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो गया। एंगल ही हमें बता रहा है कि एंगल का मतलब, एंगल का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया तो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1। वो साथ लिखो या ना लिखो, यूनिट वेक्टर अब किसे कहते हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। जब मैंने फॉर्मूले में सारी चीज़ों को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा एन, तो एन यूनिट वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1। तो साइन थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्वेश्चन किया था शहराज ने। तो बेटा एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है 1 और 1 के साथ किसी भी नंबर को सब मल्टीप्लाई करें तो उसके मैग्नीट्यूड में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता एक्सेप्ट 0, क्योंकि हर नंबर को ही 0 कर देगा अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट पढ़ें और आज आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बतानी है। ये न्यूमेरिकल है सिर्फ टोटल 3 स्टेप्स का और इसकी 3 ही लाइनें स्टेटमेंट्स में गिवन है। लाइक लेंथ ज़्यादा है, कॉमन सेंस की बात है, देखते हैं कौन कैसे सबसे पहले सॉल्व करता है। अ लोड ऑफ 10.0 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथेज लाइन। कपड़े जिसके ऊपर सूखने के लिए लटकाए जाते हैं वो एक क्लॉथ लाइन है, उसके ऊपर कितना वेट है जी 10 न्यूटन का, 10.0 न्यूटन वेट। आपको खुद एक बात पता है कि बेटा एक स्ट्रेट क्लॉथ लाइन हो तो जैसे ही उस पर आप कोई चीज़ हैंग करोगे चाहे वो कपड़े ही क्यों ना हो तो जरी सी बात उसमें बेंडिंग आ जाएगी, लाइक ये बन जाती है ऐसे। लेकिन इस केस में भी आपका वेट क्या जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट आ जाएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे भी रस्सी में स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पे भी रस्सी में स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में क्या प्रोड्यूस हो रही है टेंशन टी, इधर भी आ गया टेंशन टी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दिस रिसोर्सल लाइन शुड मेक एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री सी है, यहां पे भी एंगल कितना बन रहा है 15 डिग्री सी, इसलिए मैंने दोनों के लिए यहां पे भी लिख दिया टी और यहां पे भी लिख दिया टी। उसके बाद व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथेज लाइन। दैट इज टेंशन एंड वेट दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हमें इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, वही कंडीशन यूज करते हुए, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे टी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टेंशन टी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले जैसे कि आपने लास्ट एक एग्जांपल की थी, हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। इसको भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा जी टी वाई
ठीक है। अगर टेंशन को अब इसके रिजोल्व कंपोनेंट टी वाई या टी वाई का मतलब क्या होता है, टी साइन थीटा, और इधर भी क्या आ गया, टी साइन थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, टी कॉस थीटा एक्स के अलोंग, और इधर भी एक्स के अलोंग क्या आ गया, टी कॉस थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना मीन एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। वर्टिकल लाइन वाई के अलोंग होती तो वहां पे क्या आता है, टी साइन थीटा, और एक्स के अलोंग क्या आता है, टी कॉस थीटा। यहाँ पे भी एक्स के अलोंग टी कॉस थीटा और वाई के अलोंग टी साइन थीटा। यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है वो ये है बेटा कि अगर टी कॉस थीटा और टी कॉस को देखा जाए, कॉस थीटा को देखा जाए, तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटली एक्ट कर रही है। तो आपकी स्ट्रिंग हॉरिजेंटली किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, वो किसकी तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। इसका मतलब है हॉरिजेंटली इस पे किसी किस्म की फोर्स का असर नहीं हो रहा, ना तो ये इस तरफ खींचे जा रहा है वेट और ना ही उस तरफ जा रहा है। ये या तो अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड आएगा। इसका मतलब हॉरिजेंटल लेफ्ट या राइट इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो आप यहां पे ये कहोगे कि टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा दोनों आपस में इक्वली एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, और दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम। मतलब अगर सिग्मा टी कॉस सिग्मा टी एक्स निकालना चाहो, क्योंकि फोर्स ही है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो खुद देखें टी कॉस थीटा और दूसरी साइड पे आएगा माइनस टी कॉस थीटा। दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा इधर आ जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इनका आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो सिंपली अगर फिजिकली देखा जाए, ना तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लाइक आपकी स्ट्रिंग उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, तो इन दोनों का इफेक्ट बिल्कुल 0 हो जाता है। हम बात करते हैं इनकी। ये दोनों टेंशन किसके इक्वल होंगी, इसके वेट के इक्वल होंगी। कैसे जी, मैं कहता हूं वेट इक्वल है टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। वेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। W इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, वेट को डिवाइड कर देते हैं 2 साइन थीटा से, तो बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंशन T की। अगर हम वेट को डिवाइड कर देते हैं 2 साइन थीटा से, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, टेंशन T की। अब आपके पास वेट गिवन है, कितना वेट गिवन था जी, 10.0 न्यूटन। थीटा भी हमारे पास गिवन है, कितना है जी, 15 डिग्री सी। अगर मैथमेटिक्स में ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, लाइक यहां पे भी 15 डिग्री सी बन रहा है, अगर यहां पे 15 है तो यहां पे भी आपके पास 15 डिग्री सी बन रहा है। तो टेंशन इज इक्वल टू, वेट की वैल्यू हमारे पास 10.0 है, 2 साइन 15 डिग्री। अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 2 साइन 15 डिग्री से, तो आपके पास टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी 19.3 न्यूटन। उस न्यूमेरिकल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। एक क्लॉथ लाइन थी, इस क्लॉथ लाइन के ऊपर एक वेट अटैच है, कपड़े अटैच हैं जिनका वेट 10.0 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड है। उस स्ट्रिंग में बेंडिंग आ गई, लाइक उसमें स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेच प्रोड्यूस होना लाइक उसमें टेंशन आई, वही टेंशन T हमें कैलकुलेट करनी है। अब टेंशन को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, x और y में। जब हमने देखा कि x के अलोंग दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा, तो x में लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर अफेक्टिव फोर्सेस हैं वो y के अलोंग है, t साइन थीटा इधर भी और t साइन थीटा इधर भी। सो t साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, अगर देखो जाए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, t, तो हमने कर दिया 2t साइन थीटा। 2 साइन थीटा T के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। वेट को जब हमने इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास टेंशन आ गई 19.3 न्यूटन। ये थे बेटा आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह कल हम लोग करेंगे, जैसे कि हमारा मंडे को लेक्चर स्टार्ट होगा, एक नए चैप्टर के साथ। बहुत पढ़ लिया चैप्टर नंबर 2, हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, फोर्स एंड मोशन। बहुत ही मज़े का चैप्टर है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो रेस्ट या मोशन में, तो आप किसी को बता सकते हैं जी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर द स्टडी ऑफ द रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है।
और इंशाल्लाह बाकी ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम नहीं कर रहे 2.8 17 17 18 और ना ही ये सॉल्व किए जाते हैं। हम न्यूमेरिकल से अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर है आपके पास बेटा 48, मोशन एंड फोर्स। फर्स्ट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सुने सुने नाम होंगे, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल में बात की जाएगी। चलिए बेटा, इंशाल्लाह फिर दोबारा मंडे को मुलाकात होती है 4:20 से 4:55 पे, इसी आपके कैंपस टॉट पीके पे। और आपका मंडे वाले दिन MCQs टेस्ट भी होगा, लेकिन वो होगा चैप्टर नंबर 2 से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।